हेलो, मैं रमानंद मिश्र पीसी स्कूल परसा के क्लास 10 के सोशल साइंस की क्लास से आज हिस्ट्री में हम खंड 1 का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवादी भावना के उदय के बारे में चर्चा करें। राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद, पहले हम राष्ट्र शब्द की कुछ चर्चा करें। ये वास्तव में राष्ट्र जो है ये नया आधुनिक काल का शब्द है। मध्यकाल तक कहीं कोई राष्ट्र या राष्ट्रीय भावना की चर्चा नहीं थी। राष्ट्र का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ रहने वाले लोग आपस में एक सूत्र में बंधे हों, उनमें भाईचारा की भावना हो, सब मिलकर के देश के विकास में योगदान दें और साथ ही साथ सब अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहे। ऐसे देश को हम राष्ट्र कहते हैं। वास्तव में ये मध्यकाल तक कहीं किसी देश में ऐसी भावना नहीं, न तो कोई राष्ट्र थे, न राष्ट्रीयता की भावना थी। राजे महाराजे थे, निरंकुश राजतंत्र थी, जनता का कोई महत्व नहीं, मनमाना शासन व्यवस्था। ये राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति वैसे मुख्य रूप से हम लोग फ्रांसीसी क्रांति से मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ जगह पर राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ था। अब यहाँ पाठ के शुरू में एक चित्र दिया गया है। ये फ्रेडरिक सारियू द्वारा 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई, जिसमें से ये एक चित्र है। इसका नाम दिया है यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ होता है कल्पनादर्श। मतलब कल्पनादर्श ऐसे कल्पना को कहते हैं जो उस समय की परिस्थिति के लिए लगभग असंभव सा दिखाई देता है। ऐसे कल्पना को हम कल्पनादर्श कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं, लगभग असंभव। इस चित्र में सारियू ने राष्ट्रवाद की कल्पना की। उसने दिखाया कि किस प्रकार अमेरिका और यूरोप सब में जनतांत्रिक गणराज्यों की स्थापना हुई, राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ, राष्ट्र के रूप में लोग संगठित हुए, उन्होंने लोगों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मिले, शासन की शक्तियाँ निरंकुश राजतंत्र से हट करके लोगों के हाथ में आई, आम सहमति के द्वारा शासन चलना शुरू हुआ। इसकी कल्पना उन्होंने किया। यहाँ इस चित्र में एक चबूतरे पर स्वतंत्रता की मूर्ति महिला रूपक के रूप में खड़ी है, जिसके हाथ में ज्ञानोदय का मिसाल है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में मानवाधिकार के घोषणा पत्र हैं। और यहाँ दिखाया गया है जो उसके आगे से जुलूस गुजर रहे। विभिन्न देशों के अलग अलग जत्था, उनके पोशाक, झंडे सबसे पहचाने जा सकते हैं। सबसे आगे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के लोग जुलूस के रूप में गुजर चुके। मतलब वहाँ पहले ही राष्ट्रवाद की स्थापना हो चुकी थी। और वहाँ प्रतिमा के सामने में फ्रांस के लोग हैं, तिरंगा झंडा लिए हुए। और उस समय में फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का उदय हो रहा था, लोग राष्ट्र के रूप में संगठित हो रहे थे। उसके पीछे क्रमशः जर्मनी, इटली, लॉम्बार्डी इत्यादि विभिन्न देशों के लोग हैं जुलूस में, जहाँ लोग राष्ट्रवादी भावना की मांग कर रहे हैं, राष्ट्र का उदय हो रहा है। ये चित्र में दिखाया गया। चित्र में दिखाया गया है जो आगे नीचे में ध्वंस अवशेष सब पड़े हुए हैं। ये ध्वंस अवशेष निरंकुश राजतंत्र के ध्वंस, जन पर आधारित विशेषाधिकार समाज वाले सामंती व्यवस्था के ध्वंस, ये सब बिखरे पड़े हैं ध्वंस अवशेष के रूप में।
मतलब ये सब समाप्त हो गए, ये सब टूट फूट गए। ऊपर आकाश में ईसा मसीह और ढेर सारे फरिश्ते हैं जो इस दृश्य को बड़ा खुशी से देख रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं जो लोगों को क्या मिला, तो जनतांत्रिक अधिकार मिला। तो ये चित्र है यूटोपिया, कल्पना दर्श, जिसका निर्माण फ्रेडरिक सारियू ने 1848 में किया था। जबकि 1848 में परिस्थिति ऐसी थी कि यूरोप के ढेर सारे देश उस समय में राष्ट्र के रूप में संगठित होने की बात तो दूर, किसी प्रकार की एकता नहीं, विभिन्न तरह की विभिन्नताएँ, प्रजातिगत विभिन्नताएँ, क्षेत्रीय विभिन्नताएँ, अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती थी, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का निवास था। उनमें एकता होना संभव नहीं। जर्मनी वगैरह एक राष्ट्र के रूप में कल्पना भी उस समय भी नहीं हुई। हाँ, फ्रैंकफर्ट में जरूर 1848 में जर्मन विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों ने संसद का निर्माण किया था और उन्होंने जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में बनाने का विचार पेश किया था। लेकिन राजशक्ति प्रथा के राजा ने सैनिक शक्ति द्वारा इस संसद के विचार को दबा दिया। ऐसी परिस्थिति में सारियू ने ये कल्पना की यूटोपिया। अब यहाँ राष्ट्र के रेनन के बारे में, विचार के बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे जो राष्ट्र क्या है। वैसे तो हम लोगों ने, अब ये मैंने कहा कि राष्ट्र का अर्थ होता है ऐसे संगठित जनसमूह जो जिनमें भाईचारा की भावना विकसित हो, जो एक सूत्र में बंधे हों और अपने राष्ट्र निर्माण में लगे हों, राष्ट्र के प्रति उनमें सच्ची श्रद्धा हो, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ऐसे देश को राष्ट्र का। अब राष्ट्र का निर्माण उस समय में यूरोप में कई देश में राष्ट्रवादी भावना का विचार उदय हो रहा था। विभिन्न प्रकार से राष्ट्र के निर्माण के विचार आ रहे थे। कहीं कहीं ऐसा कोशिश हो रहा था कि यदि एक ही प्रजाति के, एक ही नस्ल के लोग देश में रहें तो उनमें भाईचारा हो सकती है, राष्ट्र का निर्माण हो सकती है। कहीं ऐसी भावना थी कि एक धर्म के आधार पर राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है, अथवा एक भाषा के आधार पर राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है, अथवा एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भाईचारा के सूत्र में बांधे जा सकते हैं, राष्ट्र के रूप में संगठित किया। ऐसी विचारधारा, रेनन ने इस विचारधारा का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि हर देश में विभिन्नताएं हैं और रहेगी, और विभिन्नताओं के बीच एकता स्थापित होना ये आवश्यक है, ये एकता मजबूत होते। उन्होंने कहा जब लंबे समय तक भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोग, भिन्न धर्म के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग जब एक साथ साथ रहते हैं तो उनका लंबा अतीत साझा होता है। साथ साथ वो लोग अपने क्षेत्र के निर्माण में योगदान दे रहे होते हैं, साथ ही साथ साझा शत्रु से संघर्ष करते हैं। ये सब विरासत के रूप में, पूंजी के रूप में उनके साथ होती है। उनके साझे पूर्वज होते हैं, साझे गौरव की बात होती है, और तब उन सब में एकता स्थापित होती है। वो मिल करके अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं, और भविष्य में भी अपने देश के लिए अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जिसमें सभी समूह संगठित होकर के लगे रहते हैं, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसा रेनन ने कहा। वहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो होता है वो जनता द्वारा, जनसमूह द्वारा लिए जाते हैं। इसके लिए समय समय में जनमत संग्रह वगैरह होते रहते हैं, जिसके आधार पर जनता की इच्छाएँ जानी जाती हैं। इस तरह जो राष्ट्र बनता है, अनेकता में एकता वाला राष्ट्र जो होता है, ये एकता मजबूत है। और ऐसा राष्ट्र कभी किसी दूसरे समूह को दबाने का चेष्टा नहीं करता। ये जिए और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित होता है। न किसी का कुछ लेना चाहता है, न अपना एक इंच भी छोड़ना चाहता है। ऐसे राष्ट्र के बारे में रेनन ने कल्पना की, भाषण दिया था, जो निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ इस पाठ में पहला शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें हम लोग देखें, हम लोग वर्ग 9 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, जो 1789 में फ्रांस में उदारवादियों ने क्रांति किया था। और इस क्रांति ने सबसे पहले दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी
और कानून के समक्ष सबकी बराबरी समानता का सबसे पहले नारा दिया। सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना के बारे में मांग रखी गई थी इस क्रांति के द्वारा, और उदारवादियों ने निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका, जनसहमति के आधार पर एक संवैधानिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। अब इसमें यहाँ देखना ये है, जब उस समय में क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान की भावना, साझा पहचान की भावना विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया। जैसा कि हम लोग पढ़ा वर्ग 9 में, उस समय में कुछ नई नई बातें विकसित हुई थी। लोगों में पितृभूमि, नागरिक ऐसे शब्द फैल रहे थे। देश को उन्होंने पितृभूमि मानना शुरू किया था। सब अपने देश का सम्मान करता था, अपने को उसका संतान मानता था। इससे भाईचारा की विचार आती थी। अब कोई बड़े छोटे नहीं, सब नागरिक थे, और इसके कारण बराबरी का अधिकार, सब बराबर थे कानून के नज़र में। तो नागरिक भावना वगैरह विकसित हुई थी। इसके साथ साथ क्रांति के समय में जैसे कि एक तिरंगा झंडा विकसित किया गया था। तिरंगा झंडा अभी भी फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा है, जिसका सभी लोग सम्मान करते थे। इसके अतिरिक्त इसमें स्टेट्स जनरल होते थे जो निर्णय लेते थे, कानून बनाते थे, और स्टेट जनरल सक्रिय लोगों द्वारा चुने जाते थे, जिसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। वो सबके बारे में समान कानून का निर्माण हो रहा था। इसके साथ साथ नए नए स्तुति वगैरह, राष्ट्रीय गीत इत्यादि का निर्माण हुआ। पूर्वजों का गुणगान किया गया, नए नए शपथ लिए गए, संकल्प लिए गए देश के बारे में, शहीद वगैरह के बारे में गुणगान होना शुरू हुआ। साथ ही साथ इसने ये एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया। संपूर्ण भूभाग में जितने फ्रांसीसी भूभाग थे उसमें एक तरह की शासन व्यवस्था आई, और आयात निर्यात शुल्क वगैरह, देश के बीच में जो विभिन्न तरह के आयात निर्यात शुल्क थे, एक सामंत के क्षेत्र से दूसरे सामंत के क्षेत्र में जाने पर सब कुछ बदल जाता था। अलग मुद्रा, अलग नाप तोल प्रणाली, हर जगह शुल्क लिए जाते थे। इस सब बाधा को समाप्त कर दिया इन लोगों ने, और एक माप तोल प्रणाली, एक मुद्रा विकसित हुआ जो देश भर में चलन में आया। देश के अंदर के सीमा शुल्क चौकी वगैरह समाप्त कर दिए गए। इस तरह व्यापार में एकता स्थापित हुई, स्वच्छंद रूप से व्यापार होना शुरू हुआ देश भर में। फ्रेंच भाषा जो कि पेरिस के बड़े लोगों द्वारा, पढ़े लिखे लोगों द्वारा बोली जाती थी, उसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया, और सरकारी कामकाज फ्रेंच भाषा में होने लगे। सब उसको अपना राष्ट्रभाषा मानने लगे। इस तरह क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया, हमने जो आज़ादी प्राप्त की है, हमने जो अधिकार प्राप्त किया है, वह हम यूरोप के तमाम देश में ये विचार फैलाएंगे। वहाँ भी लोगों को हम समानता और स्वतंत्रता का तोहफा देंगे, उन सबको, उन्हें भी आज़ादी मिलेगी। और इस विचार को लेकर के उन्होंने धीरे धीरे, जब फ्रांस के क्रांतिकारी सेनाएं यूरोप के विभिन्न देशों पर आक्रमण किया, जहाँ जहाँ नेपोलियन की सेनाएं गई, उनके साथ ये विचार सब गए। हालांकि नेपोलियन ने 1804 में अपने को सम्राट घोषित कर करके फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त कर डाला, निरंकुश शक्ति ला दी, लेकिन फिर भी नेपोलियन ने क्रांति के विचार को जीवित रखा। क्रांति के विचार या जो परिवर्तन क्रांति ने लाए थे, जो जो अधिकार लोगों को दिए थे, वो सब अधिकार बना रहा। 1804 में एक नागरिक संहिता लागू किया नेपोलियन ने, जिसको हम नेपोलियन संहिता कहते हैं, जिसके तहत संपूर्ण क्षेत्र में, फ्रांस में, और फ्रांस के साथ साथ फ्रांस द्वारा जीते गए जितने प्रदेश थे, उन सभी प्रदेशों में ये लागू हुआ। और इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के समक्ष सबको बराबरी का हक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली। साथ ही साथ फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र जितने थे, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इस सब में भी नेपोलियन ने निरंकुश शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, प्रशासन व्यवस्था को आसान बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया।
किसानों को भू दासत्व प्रथा से मुक्ति दिलाई। साथ ही साथ जागीरदारों द्वारा जो शुल्क लिए जाते थे किसान से, उस सब को समाप्त कर दिया। ये व्यापारियों, उद्योगियों, इस सब के जो श्रेणी संगठन सब थे, उनका जो नियंत्रण था उन पर, उसको भी नेपोलियन ने क्या किया तो समाप्त कर दिया। ये सुधार सब उसने विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जहाँ जहाँ उसने जीता। एक नापतोल प्रणाली, मैट्रिक सिस्टम, साथ ही साथ एक तरह की मुद्राएं, और जितने उन क्षेत्रों को उसने बड़े बड़े क्षेत्र में संगठित करके व्यापार की सुविधा के लिए एक कर दिया। बीच की जितनी सीमा चौकी वगैरह थी उस सबको समाप्त कर डाला। एक तरह के नापतोल प्रणाली, एक मुद्रा, जिससे कि स्वतंत्र रूप से व्यापार हो सके, इसकी व्यवस्था नेपोलियन ने की। अब उससे पहले जैसे उदाहरण यहाँ दे रहा, पहले की स्थिति ऐसी थी कि क्या कह रहा है, जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ कई शहर जैसे ब्रसेल्स में, मिलान, वारसा, इस सब में फ्रांसीसी सेना जब गई विभिन्न